चलो जी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आगे कहानी बढ़ाई जाए। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की बात हो रही थी, और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जिसका कम था वो स्टेबल ज़्यादा था। ये बात याद आ रही है? रिडक्शन पोटेंशियल जिसका क्या था, कम था, वो स्टेबल ज़्यादा था, क्योंकि वो रिडक्शन पोटेंशियल कम होने के कारण खुद रिड्यूस नहीं होगा, ज़्यादा देर तक सॉल्यूशन में टिका रहेगा, इसलिए उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। ये फंडा क्लियर हो रहा है? यस और नो बोलो यार। ठीक है, सार्थक खड़ा होके लास्ट बेंच पे पहुंच जाओ जल्दी, सेकंडों के हिसाब से नहीं कर रहा मैं, जल्दी हो जाओ तो पहुंच। इससे चेंज कर दूं? नहीं सर वहाँ बहुत पीछे हो जाता है। तो उसके पीछे चला जा। बात तो वही है। बात वही है, ये तुझे समझनी है। ट्रेंड्स इन एसआरपी वैल्यू। एसआरपी का क्या मतलब है? हाँ, तो मैं ना कुछ वैल्यूज लिख रहा हूँ, आप लोग इसको कॉपी कर लो, एनसीईआरटी का डाटा है, अपन इसको कॉपी पेस्ट करके कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं यहाँ से। ठीक है, ये एलिमेंट्स दिए हैं, +3 से +2 जाने वाला रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। देन +2 से m जाने वाला रिडक्शन पोटेंशियल है। ठीक है, अब ये तीनों में, इन तीनों को इन तीनों से अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको पता लगेगा कि m+3 इज मोर स्टेबल, m+3 इज मोर स्टेबल देन m+2। ठीक है, देखो टाइटेनियम नहीं, यहाँ नेगेटिव नहीं है, यस यहाँ पॉजिटिव है। ठीक है, पॉइंट 2 भी मेंशन्ड है, अभी करेंगे इसको मेंशन। यहाँ पॉजिटिव का साइन है, यहाँ नेगेटिव का साइन नहीं है। आप ये देखो, टाइटेनियम, वेनेडियम और क्रोमियम के अंदर ये नेगेटिव वाला डाटा है, पर ये नेगेटिव वाला डाटा कम है और ये वाला नेगेटिव ज़्यादा है। यस और नो? ठीक है, तो ये कहानी है। सर मगर अगर वो नेगेटिव में ज़्यादा है तो मतलब उसकी वैल्यू कम है, तो इनडायरेक्टली तो एसआरपी उसका कम हुआ ना, तो वो स्टेबल नहीं हुआ। अरे जिसका ज़्यादा है वो स्टेबल, जिसका कम है वो, जिसका एसआरपी माइनस में है वो ज़्यादा देर तक टिका रहेगा। हाँ तो वो ज़्यादा स्टेबल हाँ तो सर 2 वाला स्टेबल होना चाहिए इसके हिसाब से, तो जो आप जिसका रिडक्शन कम रेट, एसआरपी कम तो रिडक्शन कम होगा, हाँ तो रिडक्शन कम होगा तो ज़्यादा देर तक टिका रहेगा। रिडक्शन कम तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, एक बार इसको हटा दो तुम। ठीक है, यहाँ आप कह सकते हो कि इन तीनों के केस में आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो कि m+2 इज मोर स्टेबल देन m+3। यहाँ पे कह सकते हो ना आप लोग? कैसे सर, इसमें तो m+3 स्टेबल हो। अच्छा हाँ, कैसे वो नेगेटिव है, वो नेगेटिव है। हाँ ठीक है, ये तीनों की तीनों वैल्यूज किस में है? नेगेटिव कम ही है उससे। तो +2 ज़्यादा देर तक टिका रहेगा। ये बात ठीक है? यहाँ पे ऊपर उल्टी बात आप लिख लेना, ठीक है ना? देखो ना,
लॉजिक ये है कि अगर रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो उसका रिडक्शन नहीं हो रहा है। सही तो लिखा था गलत लिखा था कुछ गड़बड़ हो गई थी। पहले सही लिखा देखो ऐसा है कि m+3 और m+2 में ज़्यादा +3 का रिडक्शन पोटेंशियल ये ज़्यादा है और ये कम है उससे, नेगेटिव में उल्टी वैल्यू होती है ना। ठीक है ना, ये कम है और ये ज़्यादा है, तो ये वाला रिड्यूस हो जाएगा इसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन की बात हो रही है। बाकी मैं थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट पॉइंट्स में बनवा देता हूँ एक बार, आप लोग नोट पॉइंट्स बना सकते हो। इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कोबाल्ट +2 लिखो, इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कोबाल्ट +2। आप कोबाल्ट को नज़र मारो तो ये है कोबाल्ट +2, तो आप लोग बताओ कोबाल्ट में +2 वाला ज़्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू कोबाल्ट +3 से। ये फंडा क्लियर हो रहा है, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, कम है, और इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, ज़्यादा। ये जल्दी रिड्यूस हो जाएगा, तो +3 वाला जल्दी खत्म हो जाएगा, +2 में कन्वर्ट हो जाएगा, जबकि +2 वाला रिडक्शन पोटेंशियल कम ले रहा है तो धीरे धीरे रिड्यूस होगा। ये फंडा क्लियर हो रहा है। तो कोबाल्ट +2 क्या लिखा आप लोगों ने, इन एक्वस सॉल्यूशन कोबाल्ट +2 इज मोर स्टेबल एंड in aqueous solution cobalt +2 is more stable and cobalt +3 is highly unstable, and cobalt +3 is highly unstable. is highly unstable. नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हो आप लोग, however note that, however नेक्स्ट पॉइंट बनाना, however note that cobalt +3 is highly stable. Cobalt +3 is highly stable in complex compounds. Cobalt +3 is highly stable in complex compounds due to high CFSE released. आपने कोबाल्ट के कंपाउंड देखे होंगे, तो क्योंकि आप लोग मेरे साथ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कर चुके हो तो मैं आपको समझा सकता हूँ ये बात कि कोबाल्ट के जितने भी कंपाउंड्स आपने देखे थे वो +3 में थे, यानी कि कोबाल्ट जब कंपाउंड बनाता है वो +3 में बनाता है। क्यों? क्योंकि ऐसा करने पर उसमें से CFSE ज़्यादा रिलीज होती है। ये फंडा क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, बोलो। तो इसीलिए कोबाल्ट +3 में ज़्यादा कंपाउंड्स आपको देखने को मिलते हैं। CO C2O4 ये भी बनाता है। एक और एग्जाम्पल लिखना है तो लिख लो। ठीक है ना, क्या कह रहे हो? ड्यू टू हाई CFSE रिलीज, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, जितनी ज़्यादा रिलीज होती है उतनी ज़्यादा क्या हो जाती है, स्टेबिलिटी। ये बात याद है, नहीं याद है? याद है ये बात, ठीक है। तो आपको ऊपर वाले पॉइंट में और नीचे वाले पॉइंट में कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे CFSE वजह थी कोबाल्ट के +3 में होने का, जबकि यहाँ पे जो इस SRP वाली वैल्यू जो बात करती है वो आपकी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर आयन की स्टेबिलिटी को लेकर के होती है। वहाँ पे CFSE जैसी कोई भी फैक्टर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जैसा लीगेंड फीगेंड इन्वॉल्व नहीं होता है अभी, ठीक है। तो कोबाल्ट +2 और कोबाल्ट +3 का कंपैरिजन हो रहा है। आप ये नहीं कह सकते कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में तो +3 बनता है भाई, यहाँ +2 में क्यों नहीं बनता, उसका रीजन ऑल टुगेदर अलग हो जाता है, ठीक है। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना बातों में, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो। पॉजिटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ या फिर एक काम करो, रहने दो कॉपर के बारे में ना, ये वाला पॉइंट मैं तुम्हें बाद में लिखवाता हूँ एक साथ, कॉपर का पॉइंट बाद में डलवाता हूँ, ठीक है। अभी फिलहाल आप ऐसे लिखो। नेक्स्ट, ठीक है। एक क्वेश्चन देता हूं आपको, एक्सप्लेन वाई Mn+3
is a powerful oxidizing agent, is a powerful oxidizing agent, and chromium plus 2 is a powerful reducing agent, and chromium plus 2 is a powerful reducing agent. Why? बताओ कैसे करोगे इसका आंसर। Mn+3 को क्या बोला मैं, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसका मतलब सर एक बार ना Mn+3 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लो। वैसे Mn का लिखता तो क्या लिखता, आर्गन 18 4s2 5 लिखता पहले, पर अब +3 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो और यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो ये कितना हो गया 3d4। अब आप एक बात बताओ, 3d4 है और ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब ये खुद को क्या करेगा, रिड्यूस, तभी तो ऑक्सीडाइज करेगा। और खुद को रिड्यूस करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन। तो d4 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाएगा, d5 बना लेगा, विच इज d4 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना लेगा, d5 बना लेगा। ये फंडा क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा, बोलो। तो ऐसा क्यों कर रहा है वो, क्योंकि d5 बनने के बाद वो क्या हो जाएगी, स्टेबल हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन। क्या हो जाएगी बेटा, स्टेबल हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन। क्या हो जाएगी बच्चों, स्टेबल हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन। ये फंडा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलो। हो गया। तो अब क्या सीन है कि Mn+3 का पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना डिपेंड करता है, क्योंकि खुद रिड्यूस होने के बाद वो हाफ फिल्ड स्टेबल कन्फिग्रेशन एक्वायर कर रहा है, इसलिए। जबकि क्रोमियम +2 के केस में देख लेते हैं, तो क्रोमियम +2 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनानी पड़ेगी। क्रोमियम क्या होता, आर्गन 18 4s1 3d5 होता कि नहीं होता, बोलो। पर +2 का मतलब 4s0 3d क्या हो गया 4, और ये 3d4 किसकी तरह बिहेव कर रहा है, पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। मतलब ये खुद को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। मतलब ये किस में कन्वर्ट होना चाह रहा है, 3d3 में कन्वर्ट होना चाह रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन में। तो ऐसी क्या बात है कि ये 3d3 में कन्वर्ट होना चाह रहा है। तो इसके लिए आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर जाना पड़ेगा और आपको पता करना पड़ेगा कि T2G और EG नाम की स्प्लिटिंग होती थी, और इसमें T2G3 कन्फिग्रेशन जो हो जाएगी वो आपकी और एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी हो जाएगी। तो क्रोमियम के केस में ही ऐसा रहता है। आपको केवल स्पेसिफिक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पेपर में ये पूछा जा चुका है, स्कूल के पेपर का फेवरेट क्वेश्चन है। क्रोमियम के केस में आपको यही लिखना है। देखिए, आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे पहले, आप बोलेंगे कि अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो फिर ये खुद क्या करेगा, ऑक्सीडाइज, और ये खुद ऑक्सीडाइज होकर के क्या बनाएगा, 3d3 विच इज स्टेबल। वाई, बिकॉज इट इज T2G3 EG0 configuration which attributes towards its stability। क्या आपको फंडा क्लियर हो गया? इस तरीके से 2 लाइनें बना करके आपको खुद भी लिखना है। बाकी मैं लिखवा देता हूं, एक बार मैं लिखवा देता हूं। चलो आंसर लिखो इसमें, मैं लिखवा रहा हूं इसका आंसर ही, ठीक है। बोलो। Mn+3 is a powerful oxidizing agent, powerful oxidizing agent, ब्रैकेट में लिख लेना लेस स्टेबल, मतलब Mn+3 is a powerful oxidizing agent, ब्रैकेट में क्या डाल लेना, तो आपको पता रहेगी ये +3 में नहीं रहना चाहता है। and converts to more stable Mn+2 and converts to more stable Mn+2, ब्रैकेट में लिखना 3d5 4s0, ब्रैकेट में लिखना 3d5 4s0, ब्रैकेट बंद कर दो। स्टेबल होने के लिए सिर्फ कन्वर्जन कर लो, ठीक है। नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करो। Chromium+2 is a good reducing agent, Chromium+2 is a good reducing agent, Chromium+2 is a good reducing agent as it converts to stable Cr+3, as it converts to
स्टेबल Cr+3 क्रोमियम +3 आयन फुल स्टॉप। And it is stable due to T2G squared. इसको नेक्स्ट लाइन में लिख लो, क्रोमियम +3 इज स्टेबल एज, क्रोमियम +3 इज स्टेबल एज 3 इलेक्ट्रॉन्स remains in T2G orbitals, T2G orbitals, और ऐसा देखा जाता है एक्वा कॉम्प्लेक्सेस में। तो लिख लो इन एक्वा कॉम्प्लेक्सेस, इन एक्वा कॉम्प्लेक्सेस मतलब CrH2O होल 6+3 में ये कन्फिग्रेशन रहती है क्रोमियम की T2G3 Eg0। बस फुल स्टॉप लगा देना। क्या बात पता लगती है? नहीं मत बता, फालतू की बात मत करिए, यहाँ पे कोई सी मुंह तोड़ दूंगा, पढ़ा रहा हूँ अब मैं, बाद में बता दी बताए। चलो देखो, हाँ सर, वो ऑन कैमरा बोलने लायक ही नहीं है सर। चलो एक पॉइंट बना लो छोटा सा इसी के साथ, क्रोमियम +2 वेनेडियम +2 एंड टाइटेनियम +2, इनके बारे में लिखो आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स, आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स एंड लिबरेट H2 यानी कि हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स, आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स एंड लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स एंड लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम गुड डाइल्यूट एसिड्स। मतलब इस तरीके से क्रोमियम +2 जो है, अगर डाइल्यूट एसिड से क्या आएगा H+ आएगा, तो H2 बनाने के लिए 2 कर दो, तो ये क्या बना देगा, लिबरेट कर देगा, H2 लिबरेट कर देगा और खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, तो खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 ले लो, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, तो यहाँ पे भी 2 ले लो, ठीक है। तो इस तरीके से रहेगा, H2 इवॉल्व कर देगा, ये आपने लिखा है, ठीक है। तो रिड्यूसिंग एजेंट डाइल्यूट एसिड से H2 इवॉल्व करवा सकते हैं, ऐसा आपने लिखा है। तो गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन कौन से बता दिया आपको, याद रखने के लिए थ्योरेटिकल चैप्टर, कुछ बातें ध्यान रखनी पड़ेगी, Cr+2 V+2 Ti+2, ठीक है। कुछ नहीं, बस आप याद कर लो, ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट फ्लोराइड्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लो, ठीक है। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स यार थ्योरेटिकल हैं, डायरेक्ट ध्यान रखने हैं, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए हैं, तो सारे ध्यान रखना, ठीक है। ये लिखा हो VF5, मतलब फ्लोराइड्स की बात हो रही है, वेनेडियम के फ्लोराइड्स की बात हो रही है, ठीक है। आपको याद है लास्ट क्लास में करवाया था कि फ्लोरीन और ऑक्सीजन एलिमेंट्स की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ ही पाई जाती है, बताया था। तो वही है ये एग्जांपल VF5, इसमें लिख लो VF5 इज स्टेबल, VF5 is stable at room temperature, whereas VF5 is stable at room temperature, whereas other pentahalides का मतलब V का कंपैरिजन बाकी एलिमेंट्स के साथ हो रहा होगा, ठीक है। V का कंपैरिजन बाकी एलिमेंट्स के साथ में हो रहा होगा। अदर pentahalides अंडरगो हाइड्रोलिसिस, या अदर पेंटाहेलाइड्स के बाद लिख लेना नॉट स्टेबल, अदर पेंटाहेलाइड्स आर नॉट स्टेबल as they undergo hydrolysis to give oxohalides, हाइड्रोलिसिस टू गिव ऑक्सोहेलाइड्स, मतलब ऑक्सोहेलाइड बना देते हैं वो, ठीक है ना, ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्ट कर जाते हैं बाकी के पेंटाहेलाइड्स। तो पेंटाहेलाइड के नाम पे VF5 स्टेबल है, बस ये बात है, ठीक है। अगली बात लिखो, अनदर फ्लोराइड्स की एक और इंपॉर्टेंट बात, अनदर फीचर ऑफ फ्लोराइड्स, पॉइंट बनाओ, अनदर फीचर ऑफ फ्लोराइड्स is their stability in, yeah, another feature of fluorides is their instability in, another feature of fluorides is their instability in, Is there instability
is there instability in low oxidation state, is there instability in low oxidation state, example CuF and VF2 does not exist, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट। ये बात ध्यान रखने की है कि कॉपर अगर फ्लोरीन के साथ इंटरैक्ट करेगा तो फ्लोरीन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस वजह से एक बहुत ही बेहतरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करता है, और कम ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया नहीं जाता है। जैसे कि कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप चेकआउट करोगे लास्ट वाले टेबल में तो +1 थी और +2 थी, तो फ्लोरीन क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, कॉपर +1 के साथ कंपाउंड देखने को नहीं मिलेगा, तो कॉपर +2 में ही घसीटता चला जाएगा उसको। समझ रहे हो थोड़ा सा क्या पॉइंट कहना चाह रहा है? पॉइंट कह रहा है, चुपचाप याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं। चलो आगे लिखो, नेक्स्ट पॉइंट देखो, CuI2 एंड FeI3 डज नॉट एग्जिस्ट। ये ध्यान रखने वाले पॉइंट्स हैं सारे, ठीक है? जितने भी पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ इसमें से आप ये थोड़ा सा NCERT बेस समझ सकते हो, बाकी जो है वो अभी ऐसे क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में नहीं पूछे जाएंगे जिस तरीके के अभी हम देखने वाले हैं, ठीक है ना? CuI2 एंड, ये आपका काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है, इसका जवाब मैं क्लास के बाद दूंगा। CuI2 एंड FeI3 डज नॉट एग्जिस्ट, CuI2 and FeI3 does not exist as I- is a good reducing agent, as I- is a good reducing agent, ठीक है? तो Cu+2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है और I- रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, यानी कि I- I2 में ऑक्सीडाइज हो जाएगा और क्या बना देगा? CuI बना देगा, ठीक है? तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि CuI2 कुछ नहीं होता, CuI होता है, उसका प्रेसिपिटेट वाइट होता है, ठीक है? एंड आयरन के बारे में बात जो है वो Fe+3 अगर I- के साथ इंटरैक्ट करेगा तो इसको किस में कन्वर्ट कर देगा? I2 में कन्वर्ट कर देगा, और ये खुद रिड्यूस हो जाएगा Fe+2 में। तो ये कुछ इस तरीके से आपको देखने मिलेगा, ठीक है? हाँ, जैसे ऐसे होता है ना कि आपको ये पता है कि कॉपर अगर +2 में है और I पे -1 होता है तो 2 I लगने चाहिए उसमें, ऐसे होता है कि नहीं होता भाई? हम बोलते हैं कि कॉपर ना अपनी +1 से ज़्यादा +2 में स्टेबल है, तो हमें ऐसे लगता है भाई कॉपर जो है वो आयोडीन के साथ I2 लगाएगा, पर अब यहाँ पे फैक्चुअल बात क्या है याद रखने वाली, कि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो CuI की प्रेसिपिटेट बना देता है। ये पॉइंट ध्यान रखने का। जैसे Fe पे +3 होता है, आपको सबको पता है, फेरिक आयन। अब इसके साथ I अगर कनेक्ट होगा तो कितने होने चाहिए कॉमन? आपके पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भाई 3 ही होने चाहिए, पर ऐसा नहीं होता, इसलिए आपको लिखवाया जा रहा है। अभी ऐसा नहीं होता, आप गलत मत समझ लेना, ठीक है? हाँ, आप एक्सेप्शन समझ लो, कोई चक्कर नहीं है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है यहाँ पे, ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है? चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इतना नोट हो गया? पॉइंट वाइज बनवा रहे सारे। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, मैनी कॉपर प्लस कंपाउंड्स इन एक्वस सॉल्यूशन many copper plus compounds in aqueous solution undergo disproportionation ठीक है? अब ये है कि
डिस्प्रपोर्शनेशन आप बताओगे क्या होता है? क्या होता है डिस्प्रपोर्शनेशन, बताना। बताओ क्या होता है डिस्प्रपोर्शनेशन बेटा? जिसमें सेम कंपाउंड का रिडक्शन और क्या हो रहा होता है, ऑक्सीडेशन, उसको क्या कहते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो कॉपर प्लस का क्या हो रहा है यहाँ पे, डिस्प्रपोर्शनेशन, क्योंकि वो +1 से किस में जा रहा है, 0 में, और ये +1 से किस में जा रहा है, +2 में। तो ये क्या हो रहा है इसका, डिस्प्रपोर्शनेशन। तो कॉपर प्लस देख लो एक्वस में स्टेबल नहीं है, क्योंकि वो क्या कर जा रहा है, डिस्प्रपोर्शनेट कर जा रहा है। एक तो ये पॉइंट इसके बारे में हो गया, ये आपका एनसीईआरटी में बहुत पूछा जाता है, ठीक है, ये वाला पॉइंट पर्टिकुलरली। देन अपना आगे है कि कॉपर +2 इज मोर स्टेबल देन कॉपर प्लस। कॉपर +2 इज मोर स्टेबल देन कॉपर प्लस। ऐसा क्यों सर? सबसे पहले मैं बताता हूँ इसमें कंफ्यूजन क्या होती है। कॉपर +2 और कॉपर प्लस में कौन ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए? अगर आपसे बेसिक कोई पूछ ले तो आपने क्या जवाब आप दे सकते हो? अगर आपको पता नहीं है तो आप ये बोलोगे कि सर देखो कॉपर 1 की तो कन्फिग्रेशन आर्गन 18 4s0 3d10 होती है, जबकि कॉपर +2 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आर्गन 18 4s0 3d9 होती है। आप बताओ आपको कौन सा स्टेबल लग रहा है? कॉपर प्लस ही लग रहा है फुली फिल्ड, जबकि ऐसा होता नहीं है। देखो बोला ये जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा पूरा चोर लग जाएगा एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में, क्योंकि फुली फिल्ड कन्फिग्रेशन है। सही बात है, लग जाएगा जोर, पर अगर इसमें जोर हो ही ज़्यादा तो लगाने में हर्ज भी क्या है? अरे बोलो यस और नो। यहाँ इसके साथ ये बात हो जाती है। कहने का मतलब कॉपर +2 मोर स्टेबल है कॉपर प्लस से, एज या फिर बिकॉज हाइड्रेशन इंथैल्पी ऑफ कॉपर +2, बिकॉज हाइड्रेशन इंथैल्पी ऑफ कॉपर +2, हाइड्रेशन इंथैल्पी ऑफ कॉपर +2 इज वेरी हाई, इज वेरी हाई। मतलब कहने का मतलब हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? पानी के साथ इंटरेक्शन। तो पानी के साथ इंटरैक्ट कौन करेगा? जिसका साइज छोटा होगा। कॉपर +2 का साइज कॉपर +1 से तो छोटा ही है, सभी को पता है ये बात। तो जिस पे जितना ज्यादा प्लस उतना साइज उसका छोटा। तो पानी के साथ इंटरेक्शन जब ज्यादा करेगा, इंटरेक्शन ज्यादा होने से एनर्जी रिलीज ज्यादा होगी, एनर्जी रिलीज, और एनर्जी रिलीज अगर ज्यादा होगी तो वही रिलीज्ड एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को इसमें से निकालने के काम आपके आ जाएगी, और एक इलेक्ट्रॉन आराम से निकल जाएगा। क्या आपको फंडा क्लियर हो गया कि यहाँ पे जो हाई आयनाइजेशन इंथैल्पी थी उसको कंपेंसेट कौन कर रहा है? उसको कंपेंसेट कर रही है आप लोगों की हाइड्रेशन इंथैल्पी, जो कि किसकी ज्यादा है? कॉपर +2 की ज्यादा। ये क्वेश्चन स्कूल का फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है, आपको देखने मिल जाएगा जरूर, और बोर्ड के पेपर में भी कई बार आ चुका है, इसलिए फेवरेट हो जाता है, ठीक है। चलो देन आगे बढ़ रहे हैं अपन लोग। देन वी हैव, ये तो बात हम बता चुके थे, दोबारा आ गई। चलो छोड़ो, इसको नहीं लिखते, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज लिखेंगे अभी। हटा दें इसको हटा दो सबको। चलो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सभी को पहले से पता है, क्या ही बताएं अब इसमें। आप बताओ दो तरह की मैग्नेटिज्म कौन सी पड़ी हुई है हमने? फेरो भी होती है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस लिखवा दूंगा मैं आपको, ठीक है ना, ठीक है। अब एक आपकी पैरा होती है और एक आपकी डाया होती है, मैग्नेटिज्म होती है। क्या फर्क है दोनों में, पहचान कैसे होती है? इसमें पैरामैग्नेटिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड कौन होते हैं? कौन से सब्सटेंसेस होते हैं? रिपेल कर देते हैं, वीक ही होगा बहुत।
आ रहा हूँ, तेरे पास ही आ रहा हूँ मैं। ठीक है, जीरो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है ना, अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। वीकली स्ट्रांगली भी लिख सकते हो, वीकली भी लिख सकते हो, स्ट्रांगली फैरो करते हैं। लगभग यार एक ही बात सी है। इसमें वैसे भी पैरा और डाया ज़्यादा है, फेरो कम है। ही नहीं, बस याद करवाने को है बस थोड़ा सा। ठीक है ना, ठीक है, वीकली लिख लो, स्ट्रांगली लिख लो, कुछ फर्क पड़ नहीं रहा है यहाँ पे एक्चुअली। ठीक है, ठीक है, एक से ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना, ये बात तो हमारी हो चुकी है। और ज़ीरो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है, इधर क्या लिख लोगे? नॉन ज़ीरो। क्या बात शानदार पता लगी है। ठीक है ना, मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या बात है भाई, क्या बात है, बता दे फिर। अंडर रूट बी एम बोहर मैग्नेट्रॉन होती है, वेयर एन स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। चलो फेरोमैग्नेटिक की बात ही करिए, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। तो फेरोमैग्नेटिक मेटल्स की बात कर लो आप, वो हैं आपके आयरन, कोबाल्ट, निकल, याद रख लेना। याद करने की बात है, बस याद कर लो यार। या फिर फेरोमैग्नेटिक के एग्जांपल लिखवा दिए। हाँ हाँ, सीधे बस काम की बात बताते हैं, फालतू बात नहीं कर। या फिर ये बोला बोर्ड दबा। सर हमारा फिजिक्स में 3-4 लेक्चर हुए थे सिर्फ फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक पे अपने यहाँ है ही नहीं टॉपिक, ना के बराबर है, क्या करें फिर। हाँ सर, केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एक्सेप्शन। ठीक है, अब जो होगा तो उतना बताएंगे रेलिवेंसी के अकॉर्डिंग। फिजिक्स में टॉपिक आता भी तो होगा फिर प्रॉपर चैप्टर है। कट गया सर, अब तो तीनों कट गए। आता तो है ही। हाँ, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। रिलेटेड क्या इनसे क्वेश्चन आ जाएगा, और बहुत हर चैप्टर चैप्टर के में बीच हो जाएगा ये। हर चैप्टर के बीच में आते हैं। चलो नहीं वैसे टॉपिक प्रॉपर कट गया। हाँ। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, फटाफट से करवा देता हूँ। फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस, नेक्स्ट हेडिंग बनाओगे तुम लोग जल्दी। क्या सर? फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस, ठीक है। मैं तो ये पूछ रहा था कि तेरा नोट हो गया ना। ज़्यादा डाटा लिख दिया इससे ज़रूरत है। गलत कर दिया ना। चलो भाई, चलो चलो चलो, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस, चलो जल्दी करो। सर इनकी तो 7 साल छुट्टी हो गई दिवाली की छुट्टी में। आपने कुछ बेटा हैप्पी दिवाली वाली बात है बस, और कुछ नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस, वहाँ के सर ने ना चॉकलेट भी दी हमें। बेटा मैं चांटे दे सकता हूँ लेने, चलो बस सर आप यही कर दो। मैं यही करता ही हूँ मैं तो ये। चलो फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस लिखो जल्दी। चॉकलेट दिया है, ये छोटे छोटे, ये बच्चियों वाली बातें कर दी यार तूने, हद है यार। सर मैं दिल की बात कर रहा हूँ, सर का दिल बड़ा है। दिल बड़ा है, फॉर्मेशन ऑफ, नहीं मेरा दिल, कोई बात नहीं। ये भाई जाने वाली बात करी है इसमें। चलो फॉर्मेशन ऑफ कलर आयंस, भाई यार ऐसी कोई बात नहीं। चलो लिखो जरा, कलर ऑफ डी ब्लॉक मेटल्स। सर ये कहना चाह रहा हूँ, आप कंफ्यूज हो। तुम लिखो, दिल छोटा होगा तभी गाड़ी बड़ी होती है। color of d block metals can be explained, color of d block metals, जल्दी लिखो, color of d block metals can be explained, ये तुम्हें बता देना चाहिए मूर्खों। कलर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये कोऑर्डिनेशन में कलर का पूरा टॉपिक कर करके अब कुछ नहीं बोल रहे हैं बस। क्या होता है? लिखो, एक्सप्लेन्ड मेनली ड्यू टू डी डी ट्रांजिशन। अच्छा वो हाँ। Color of d block metals can be explained mainly due to dd transition। ठीक है, कलर ऑफ, अब dd ट्रांजिशन किस वजह से होती थी याद है?
किस वजह से होती थी, वो सही बताया था उसने, अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए। वही तो बोला है, देखा बदतमीज। डी ट्रांजिशन वर्ड नहीं बोला गया तुझसे, जो काम की बात लिखनी है अनपेड इलेक्ट्रॉन लिखा ही हो, फिर आधा ही नंबर मिलेगा। मैं तो लिख के आई थी, पता नहीं टीचर ने क्या कर दिया, फिर ऐसी बातें आती हैं। डी ट्रांजिशन वर्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है वो तो कारण है ही, ठीक है, वो सब इसी में इंक्लूड हो गया। जब आपने डी ट्रांजिशन लिख दिया तो लिख दिया अनपेड इलेक्ट्रॉन थे, लाइट पड़ी, इजेक्ट हुआ, ठीक है ना, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर इवॉल्व हुई, फिर आपको कलर दिखा। ये सब पूरा सीक्वेंस जो है, स्टोरी जो है, कहानी जो है, वो इस वर्ड में आ गई है। सो दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। आपको मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ अनपेड इलेक्ट्रॉन, ताकि आपसे कोई पूछे कि कौन सा कलर्ड है और कौन सा कलरलेस है, तो लॉजिक ये है कि अनपेड इलेक्ट्रॉन चेक कर लेना, ठीक है। जैसे कि स्कैंडियम +3 आपका क्या हो जाएगा, कलरलेस, इसमें कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये ठीक है ना, बोलो येस और नो। बाकी इसके बाद टाइटेनियम के अंदर आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। टाइटेनियम +4 जो है वो आपका कलरलेस रहेगा, क्योंकि इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। और टाइटेनियम +3 का जो कलर रहेगा वो आपका पर्पल रहेगा, ये आप याद रखेंगे। तो स्कैंडियम प्लस में तो कोई नहीं होगा, कोई होता ही नहीं, स्कैंडियम एक ही शो करता है खाली। ये लो, इसकी 3 वैरायटी है आपके पास, ये है आपका ब्लू कलर का, ये है आपका ग्रीन कलर का, और ये है वायलेट कलर का। तो ये आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, ठीक है। हाँ, बनाता हूँ तेरा गोलगप्पे का पानी बनाता हूँ तुझे ना मैं अभी जरा। मैंने एक बच्चे को क्लास में कहा कि तू क्या करके मानेगा, दूसरा कहता है सर इसे खट्टी टॉफी चाहिए। मैंने कहा ये कौन सी लेवल की बकवास हुई। फिर मुझे याद आ गया ये रील चल रही है, ये रील में वायरल हो रखी है। अरे वो एक छोटा सा बच्चा होता है, उसकी मैडम उसको कहती है कि तू जो है वो क्या कर रहा है, तो वो कह रहा है मेरे चाचा प्लेन लाए थे, फलान हुआ था, ढिमकान हुआ था। ये वाली नहीं देखी, तो बहुत ज़्यादा वायरल हो रखी है, देखिए तुमने। अरे वो तुम देख लोगे तो तुम रिलेट करोगे काफ़ी ज़्यादा, क्लास में ऐसी हरकतें होती रहती हैं। मतलब सर आपका नाम क्या है? हाँ, ये मैंने नहीं देखी। सर ये तो बढ़िया थी, ये तो सबसे बढ़िया थी। चलो ठीक है सर, मतलब एक बंदा होता है न्यूज़ रिपोर्टर, सबका नाम क्या कहता है, भूपेंद्र जोगी। यूएस में कहाँ है, बहुत जगह, नाम बताओ, भूपेंद्र जोगी। बेटा मुझे लग रहा हम सब बर्बाद हैं। क्रोमियम +3, अगर क्रोमियम +3 प्योर होगा तो उसका कलर वायलेट होगा, और अगर इम्प्योर होगा तो उसका कलर ग्रीन होगा। अब ये आप प्योर और इम्प्योर का जो फ़र्क है ये कैसे कर सकते हो, ये ऐसे कर सकते हो कि क्रोमियम CrCl3 अगर वाटर के साथ रिएक्शन दे रहा है, लिक्विड के साथ, तो आपका अगर कॉम्प्लेक्स बना रहा है और कॉम्प्लेक्स इकलौता अकेला H2O होल 6+3 बना रहा है, तो ये प्योर है। तो प्योर का मतलब कलर क्या हो जाएगा इसका, वायलेट। और अगर इसने साथ में या फिर ऐसे बना दिया H2O होल 5Cl बना दिया, मतलब और करके लिख दो कि अगर इसने ये बना दिया या फिर इसने ये बना दिया, तो अब इसमें सारे पानी के मॉलिक्यूल नहीं हैं, इसमें क्लोरीन मिक्स हो चुके हैं, तो इनकी वजह से जो कलर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो ग्रीन हो जाएगा। ये इम्प्योर वाले हैं। फंडा क्लियर हो गया, आगे लिखो। Fe+2 जे आपके ग्रीन है और Fe+3 वाले आपके कंपाउंड आपको येलो मिलेंगे। देखो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको कलर वाले का सिर्फ डीडी ट्रांजिशन वाला क्वेश्चन याद रखना है, और जिनको जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना उनको थोड़े बहुत ये ध्यान रखने पड़ेंगे। जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगा लो। समाजी माफ
हाँ घोषणा कर रहे हैं, बस ये लास्ट ही है। जैसे कोई गेट पे भी खड़ा है। Mn+2 ग्रीन है बेटा, जो खड़ा है वो खड़े रहो। कॉपर +2 ब्लू है। Zn+2 कैसा होगा बताना? बैक कलरलेस, नो डी ट्रांजिशन, ठीक है ना। ब्लैक, जेड ब्लैक कर दूंगा अभी मैं, अपनी गाड़ी करवा रेप्टे लगा के। चलो ठीक है भाई, ऑनलाइन वालों इतना बहुत है। राम राम, हैप्पी दिवाली। भाई सारे